हेलो स्टूडेंट्स। आज हम MPS 003 भारत लोकतंत्र विकास का चैप्टर 20 करेंगे, जिसका नाम है लिंग भेद और विकास। इंग्लिश में नाम है इसका जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो किस प्रकार से विकास में बाधा बनता है लिंग भेद, या लिंग भेद और विकास किस तरीके से संबंध रखते हैं, और विकास के लिए लिंग भेद को खत्म करना बहुत ही अच्छा है या उसके क्या विचार हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नारीवादी सिद्धांत क्या है, उपागम क्या है, लैंगिक समानता समानता क्या है, इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जहाँ तक उसका आपको क्लियर हो जाएगा लिंग भेद के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सारा। इस तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ये सारे पॉइंट्स में आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें तो आपको इन सभी वर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा कि क्या है और किस तरीके से लिखना है। इनके बारे में हमने बस बना के लिखना पड़ेगा तो आपको, क्योंकि कई बार आपकी राय के अनुसार पूछ लेते हैं कि आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर। क्या लैंगिक विधानता विकास में बाधा है, क्या समझते हैं आप? क्या विकास लिंग भेद को बनाए रखना चाहता है? इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा अपना, तो उसके हिसाब से बना के लिख सकते हो उसमें किस प्रकार से क्या चीज़ है। अब शुरू करते हैं। यह अध्याय लिंग भेद और विकास के बीच संबंधों पर केंद्रित है। इसमें लैंगिक असमानता की अवधारणा, विभिन्न प्रकार के लिंग भेद और प्रकार विकास के विभिन्न पहलुओं पर लिंग भेद के प्रभाव पर चर्चा की गई। अध्याय में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है, यानी क्या क्या नीतियां लागू की गई हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। तो इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। लैंगिक समानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों और परिणामों की असमानता को लैंगिक असमानता कहा जा सकता है। ये एक शॉर्ट परिभाषा होगी। फिर देखते हैं लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, यानी उसको समान अधिकार नहीं देना या किसी भेदभाव करना, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। उसके लिंग के आधार, यानी वो मेल फीमेल के आधार पर। मेल आजकल तो बहुत सारी हो गई है, मेल फीमेल LGBTQ और अन्य। लिंग भेद के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कानूनी भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव और राजनीतिक भेदभाव हो सकते हैं। विकास पर लिंग भेद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक असमानता विकास के सभी पहलुओं को बाधित करती है। इन पहलुओं को तो करती है और भी कई पहलुओं को बाधित करती है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं के लिए समान अवसर और परिणाम सुनिश्चित करना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सशक्त बनाना, यानी उनको वहां पर उत्थान करना इन क्षेत्रों में। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नीतियां, स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं? स्ट्रेटेजीज फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, कानूनी सुधार किए जा सकते हैं, शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, शिक्षा सभी हद तक सभी लड़कियों तक पहुंचाई जा सकती है, और उनके परिवार वालों को भी जागरूक किया जा सकता है शिक्षा के लिए कि आपको अपने बच्ची को पढ़ाना चाहिए, आगे भी पढ़ाना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। यही आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। जब भी तो राजनीति में अगर भागीदारी होगी इनकी, तभी तो वो अपने हिसाब से अपने जो उनकी जरूरत है, जो उनकी मुसीबतें हैं या उनके जो कष्ट झेल रही हैं, उनके हिसाब के कानून बना पाएंगे वो। फिर देख लेते हैं महिलाएं और लिंग भेद पे पितृसत्तात्मक सोच का प्रभाव। ये हमारा ऐतिहासिक तौर पर एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है कि किस तरीके से ये विचारधारा, ये सोच पनपी है और पनपती आई है, और इसका किस तरीके का एक रूट क्या है इसकी। तो जो रूट है वो पितृसत्तात्मक सोच है, एक महिलावादी को दबाए रखने के। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सदियों से महिलाओं को दबाती रही है। ये एक सामाजिक संरचना है जो पुरुष प्रधान है। हर जगह पुरुष, हर जगह भाई पुरुष ही अहम कार्य कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। पुरुषों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान देती है। पितृसत्तात्मक सोच के प्रभाव, लैंगिक भेदभाव, पितृसत्ता महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देती है, जिससे परिणाम स्वरूप उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान अवसर नहीं मिल पाते, उनको भाग लेने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ एक ही क्षेत्र है काम करने का, वो है घर में काम करने का। हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह पितृसत्तात्मक सोच का एक प्रमुख परिणाम है। असमानता, पितृसत्ता महिलाओं की आर्थिक रूप से असमान बनाती है, जिसे उन्हें गरीबी और आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ता है। चाहे हम कितना ही कह लें हम मॉडर्न हो गए हैं, पर आज भी हमारे जो बड़े लोग हैं उनमें यही सोच रहती है और वो अपनी बहू बेटियों को इसी तरीके से रखना चाहते हैं। निर्णय लेने में कमी,
महिलाओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, जिससे उनके जीवन और उनके समुदायों पर उनका नियंत्रण कम हो जाता है। गाँव में तो है ही है, और आजकल जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं उनमें भी कुछ जो बिल्कुल ही अभी इस जेन जी के जनरेशन के जो बने हैं, तो उनको तो थोड़ा मॉडर्न कह सकते हैं, वे थोड़ा खुला रखते हैं, सभी को हक देते हैं। तो बाहर शहरी क्षेत्रों में तो ये कुछ हद तक ठीक हो गया है, पर जहाँ ऐसी सोच वाले लोग होंगे, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको डिस्क्रिमिनेशन। चाहे किसी किसी भी तरीके का देखने को मिले, पर कुछ ना कुछ तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये हो रहा है, पर आप बोल नहीं पाते हो। पितृसत्तात्मक सोच से मुक्ति। जागरूकता, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, कि सभी का समान अधिकार और महिला सशक्तिकरण जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें कौशल प्रदान करना, उनको एक स्किल प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और पितृसत्तात्मक सोच का विरोध करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे, जभी तो उनके पास पैसा होगा, तभी वो उस सोच के खिलाफ लड़ सकेंगे। कानून, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और भेदभाव को खत्म करने के लिए मजबूत कानूनों का निर्माण होना चाहिए। जब फैक्ट्री कंपनियों में भी आजकल इस तरीके का भेदभाव होता है, नौकरियां तो देते हैं हमें महिलाओं को, पर वहां पर फिर भी भेदभाव होता है उनके साथ। सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। पुरुषों की भागीदारी, पुरुषों को लैंगिक समानता के लिए संघर्ष में भाग लेने और पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो नई जनरेशन के पुरुष हैं, उनको इस तरीके की सोच के खिलाफ प्रोत्साहित करना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए अपने बाप दादा को कि नहीं, हमें अपनी अपनी वाइफ को, अपनी बेटियों को पढ़ाना है आगे, इस तरीके की बात रखनी चाहिए उनको, ना कि जो चलती आ रही है उनकी रूढ़िवादी सोच, उसी को फॉलो करना है। महिलाओं और लिंग भेद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। एक सामूहिक प्रयास है ये, इसी प्रयास से ही कुछ हद तक कुछ ठीक हो सकता है। सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षा संस्थानों और व्यक्तियों को पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने और सभी के लिए अधिक सम्मान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पितृसत्तात्मक सोच एक जटिल मुद्दा है, बिल्कुल रूट तक घुसी हुई है सभी के दिमागों में, क्योंकि बच्चे यही देखते आएंगे कि हमारा जो परिवार है वो भी पितृसत्तात्मक, हमारा मुखिया जो परिवार का है, हमारे पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, दादा होते हैं, उसके हिसाब से तो वो एक जटिल मुद्दा, वो हमारे सभी के दिमाग में रहता है कि भाई बचपन से ही कि हमें पिताजी से ही कुछ मांगना है, वही कमा के देंगे, वही ला के देंगे हमें। सोच जटिल मुद्दा जिसकी दूरगामी परिणाम है, इसे बदलने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होगी, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है। पहले की जो हम पहले पढ़ते थे, पहले तो कुछ रिलेट कर पाते थे इन चीजों से, पर अब बहुत हद तक चेंज हो चुका है, अब थोड़ी दिखती है कि हाँ कुछ सुधार हुआ इन चीजों में। लैंगिक असमानता की अवधारणा। लैंगिक असमानता मानव समाज की एक जटिल और व्यापक समस्या है, जो सदियों से पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों और परिणामों के समानता को दर्शाती है। यह समानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है, जिसके नकारात्मक परिणाम व्यक्तिगत परिणाम, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किए जाते हैं। लैंगिक असमानता केवल जैविक लिंग के आधार पर, यानी सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव से नहीं होती, उससे कई अधिक होती है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक मानदंडों, रूढ़ियां जो हमारी परंपराएं चल रही हैं, शक्ति संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं और अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं। यह समानता विभिन्न रूपों से प्रकट होती है, जैसे कानूनी भेदभाव, महिला और पुरुषों को समान अधिकारों का अवसर से वंचित रखना। सामाजिक भेदभाव, लैंगिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव व्यवहार करना। आर्थिक भेदभाव, महिलाओं को कम वेतन, कम रोजगार के अवसर और कम संपत्ति तक पहुंच प्रदान करना। राजनीतिक भेदभाव, महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में कम भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व देना। अगर हमें समानता ला रही है तो हमें एक सारे कानून दोनों के लिए रखने चाहिए, पर अब यही बात आ जाती है फिर फेमिनिज्म की, नारीवाद की, कि हम इतना नहीं कर पाएंगे जितनी ताकत से पुरुष कर पाते हैं, हमें छूट चाहिए कुछ, तो फिर वही भेदभाव अगर उस कानूनी संरचना में भी उसी प्रकार का भेदभाव दोबारा से बनता जाएगा, समानता तो नहीं मिल पाएगी। जो हम सो कॉल्ड समानता की बात करते रहते हैं, जैसे नारीवादी लोग, महिलाएं, तो उस तरीके के कानून बन गए कि हमें आरक्षण चाहिए महिलाओं के लिए अलग, तो फिर वही देखेंगे कि आप कम काम कर रहे हैं, पैसा आपको हमारे जितना मिल रहा है, फिर वो भेदभाव की एक दृष्टि बनी रहेगी पुरुषों के बीच में। अगर दोनों को काम सेम करना पड़े सेम समय पे और पैसे सेम मिले, तब तो एक नजरिया बदल सकता है। एक ये सोच है जो एक्टिविस्ट है, फेमिनिज्म के खिलाफ है बिल्कुल, उनकी। लिंग भेद के प्रकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कानूनी लिंग भेद, लैंगिक आधार पर कानून और नीतियों का भेदभाव। शैक्षिक लिंग भेद, लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखना या उन्हें कम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। आर्थिक लिंग भेद, महिलाओं को कम वेतन, कम रोजगार या काम करने के लिए अनुमति ही नहीं देना।
स्वास्थ्य संबंधी लिंग भेद महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक कम पहुंच प्रदान करना या उन्हें कम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इसका तो मैं थोड़ा सा अभी बाधित करता हूँ, ये बहुत पहले था, अब तो बहुत सुधार हो गया इसमें स्वास्थ्य में। तो राजनीतिक लिंग भेद महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में कम भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व देना, ये कुछ हद तक अभी भी है, पर सिर्फ परिवारों में ही जो उनकी महिलाएं उनको ही खड़ी करते हैं, जिससे कि उसके पीछे से वे उनकी डोर खींचते रहे। सामाजिक सांस्कृतिक लिंग भेद लैंगिक रूढ़ियां और पूर्वाग्रहों के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो पुरानी रूढ़ियां पुरानी परंपराएं चल रही हैं, रूढ़ियों का मतलब होता है जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो उनकी जो पारंपरिक परंपराएं हैं, जो दादा पापा उनके परदादाओं से चलती आ रही हैं, उन्हीं को फॉलो करना, उन्हीं के आधार पर महिलाओं के साथ व्यवहार करना, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक लिंग भेद हो सकता है। विकास और लिंग भेद के क्या चरण रहा है, किस तरीके से लिंग भेद का विकास हुआ, किस तरीके से उनको अधिकार मिलते आए हैं, उनके मैंने कुछ इस तरीके से लगाया 1970 से लेकर आज तक 2000 तक। तो 1970 में लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित होना शुरू हुआ। भारत में समता कानून पारित हुआ जो महिलाओं को समान अधिकार देता है। 1980 में पहला विश्व सम्मेलन महिलाओं पर आयोजित किया गया, उसमें थीम थी महिलाओं के ऊपर, तो जिसने लैंगिक समानता के लिए रणनीति तैयार करने के लिए सभी देशों को आंख खोलने के लिए मजबूर किया। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। 90s में बीजिंग घोषणा की कार्रवाई योजना में बीपीएफ अपनाया गया जो लैंगिक समानता के लिए 12 क्षेत्रों की पहचान करता है। भारत में 73वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ जिसमें महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया। 2000 में सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य MDGs अपनाए गए जिसमें लैंगिक समानता प्राप्त करना शामिल था। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण विधिनियम पारित किया गया। 2010 में सतत विकास लक्ष्य SDGs अपनाया गया जिसमें लैंगिक समानता प्राप्त करना शामिल था। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। 2020 #MeToo आंदोलन ने लैंगिक उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई। भारत में लैंगिक समानता अभी भी एक चुनौती है लेकिन प्रगति हो रही है। यह एक जटिल मुद्दा है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विकास पर लिंग भेद का प्रभाव। लिंग भेद का विकास सभी पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसमें शामिल आर्थिक विकास। महिलाओं को अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने से रोकने से आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही हमारे पास रेशो देखिए, बहुत ज्यादा रेशो है महिला और पुरुषों का, सिर्फ पुरुष काम करेंगे, अगर महिलाओं को भी हम अनुमति देते हैं इन्हीं सेक्टरों में, हर एक सेक्टर में काम करने का, तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो सकती है वो देखिए आप। तो आर्थिक विकास में विकास धीमा हो रहा है इससे, सिर्फ एक ही जेंडर के काम कर रहे हैं तो लोग। सामाजिक विकास। लैंगिक समानता सामाजिक अशांति, हिंसा और अपराध को बढ़ा सकती है। मानव विकास। लैंगिक भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य को पोषण तक पहुंच में बाधा डालता है जिसके परिणामस्वरूप मानव विकास के स्तर से में कमी आती है। पर्यावरणीय विकास। महिलाएं अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और लैंगिक समानता पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ा सकती है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की रणनीतियां। लैंगिक समानता का मतलब है सभी लिंगों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर मिले। और सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में समान भागीदारी बनने के लिए सशक्त बनाया जाए, योग्य बनाया जाए। रणनीतियां। कानून और नीतियां। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और भेदभाव को खत्म करने के लिए मजबूत कानूनों की नीतियों की आवश्यकता। शिक्षा और जागरूकता। लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने और लैंगिक समानताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं को सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना। आप कोई भी आंसर लिखेंगे आप तो इन पॉइंटों को यूज कर सकते हैं। शिक्षा, आर्थिक, कानून, राजनीतिक और सामाजिक, ये पॉइंट्स यूज कीजिए, इनके हेडिंग बनाइए और इनके पैराग्राफ लिखिए। नेगेटिव बताना है तो नेगेटिव तौर पर लिखिए, पॉजिटिव बताना है पॉजिटिव तौर पर लिखिए, पर लास्ट में आलोचना जरूर कर दीजिए उनकी उसी पैराग्राफ में कि अगर ये होगा तो ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर तैयार है, कोई किसी भी तरीके का आंसर लिखना आप तो आपको इन सेक्टरों को जोड़कर आप एडिंग बना सकते हैं। चुनौतियां। प्रतिरोध। कुछ लोग लैंगिक समानता का विरोध करते हैं जो बिल्कुल फेमिनिज्म के खिलाफ है, जो पितृसत्तात्मक पुरुषवादी हैं, जो बिल्कुल, क्योंकि वे इसे पारंपरिक मूल्यों या धार्मिक विश्वासों के लिए खतरा मानते हैं। भैया ऐसे थोड़ा हमारी बहू बेटियां बाहर काम करेंगी, ये सोचते हैं। हमारी बहू बेटी को घर में रहना अच्छा है, घर का काम करना है, लक्ष्मी है, उनको घर में ही रहना चाहिए। संसाधनों की कमी। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अक्सर पर्याप्त धन या संसाधन नहीं होते। डेटा अंतराल। लैंगिक समानता की स्थिति पर विश्वसनीय डेटा की कमी है, प्रगति को ट्रैक पर करना मुश्किल बन सकती है। सकारात्मक बदलाव करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना और सभी के लिए अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।
अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने ऐड किए, इस पे 3-4 क्वेश्चन आप इनको पढ़ भी सकते हैं या मैं पढ़ देता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है वैसे आपकी, चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिएगा इसको तो आपको थोड़ी मदद होगी। तो इसमें विकास क्या है और यह महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने में कैसे मदद करता है। चलिए हम विकास की थोड़ी परिभाषा लिखेंगे। विकास का सामान्य अर्थ प्रगति, उन्नति और परिवर्तन की प्रक्रिया से है जो किसी समाज, देश, क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों के सुधार में लाती है। विकास की प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति शामिल होती है जो समाज के सभी वर्गों के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। और किस प्रकार यह महिला के अधिकारों को सुनिश्चित करती है, उसमें मदद करती है। महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने में विकास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को अवसर प्रदान करना होता है और इसमें महिला अधिकारों को सुनिश्चित और होना अनिवार्य है। विकास और महिलाओं अधिकारों के बीच संबंध निम्नलिखित इस प्रकार से बिंदुओं में मैंने बांटे हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं। इन बिंदुओं के बारे में आप फैला के थोड़ा सा लिख सकते हैं। वैसे भी लगभग ये 500 वर्ड का है, पर आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको तो और बढ़िया रहेगा, अपने वर्डों में लिखेंगे इसको। जैसे शिक्षा और जागरूकता में पहले विकास किस तरीके से इनकी मदद करता है। विकास की प्रक्रिया शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से वे अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक बनते हैं। उन्हें अपने अधिकारों का पता चलता है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने में मदद करती है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे न केवल अपने परिवारों को बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान कर सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, कानूनी और सामाजिक सुधार, राजनीतिक सहभागिता और लास्ट में कंक्लूजन, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्या विकास महिला विरोधी रहा है? एक इस तरीके का क्वेश्चन है, उसमें मदद कर रहा था विकास, इसमें क्या विकास महिला विरोधी है? तो इसमें उस तरीके के हिसाब से आपको आंसर देना है। ये इसमें पितृसत्तात्मक संरचनाएं, अगर विचारधारा वाले, उसी विचारधारा वाले बंदे बैठे हैं अगर हमारे समाज में, हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, तो किस प्रकार से वे इन कानून महिलाओं को हक देंगे। पितृसत्तात्मक संरचनाएं, संसाधनों का समान वितरण कम दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है, पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है, इसलिए समान वितरण। अक्सर भूमि, ऋण, अन्य आर्थिक संसाधनों तक सीमित रखा जाता है इनको और बड़े कामों में नहीं लिया जाता इनको। शिक्षा और स्वास्थ्य की समानता, राजनीतिक सहभागिता की कमी, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, परंपराएं, इनके कारण दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी परंपराएं और लास्ट में कंक्लूजन। फिर हम एक महिला समानता के ऊपर 250 वर्ड की टिप्पणी करके कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में लिखिए। इसमें किस तरीके से महिला समानता का वर्चस्व हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे, तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स बनाए हुए मैंने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिला समानता क्षेत्र में 1945 एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष में कई घटनाएं घटित हुई जिनके परिणाम से महिलाओं के अधिकारों को क्रांतिकारी माना गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसे 1945 में अपनाया गया, यह पहली बार लिंग समानता का उल्लेख किया गया था। इसमें सभी मनुष्यों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी की थी, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, सभी को समान अधिकार, मूल अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, युद्ध के बाद वर्षों में कई देशों में महिलाओं के मताधिकार और राजनीतिक कार्यालय धारण करने का अधिकार दिया गया। 1945 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसके बाद 1947 में इटली और 1949 में भारत में भी ऐसा हुआ। विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी महिलाओं ने उद्योगों में, सेक्टरों में, फैक्ट्रियों में काम किया। महिलाओं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। फिर युद्ध के बाद भी कई महिलाओं ने ना इसी प्रकार से उस युद्ध को और उस काम को कंटिन्यू रखा कि हम यही काम कंटिन्यू करेंगे, फैक्ट्रियों में काम। तो फिर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये भैया तो हमारे कंधे से कंधा मिला के काम कर पा रही हैं, तो उनके हिसाब से उनको कानून बनाए गए और उनको भी बराबर हक दिया गया, बराबर वेतन दिया जाने लगा और कानूनों में संशोधन किए गए वहां के। भारत में महिला समानता, भारत में 1945 महिला समानता के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष में भी भारत संविधान सभा ने भारतीय संविधान में मसौदा यानी संशोधन तैयार किए, मसौदा तैयार किया गया, अभी तक तो तैयार नहीं था, तो उसमें कुछ एक मसौदा, 1-2 कानून ऐसे रखे इनके खिलाफ, इनके साथ ही, जिसमें लैंगिक समानता के लिए कई प्रावधान शामिल थे। संविधान ने महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और अवसर प्रदान दिए कि जिसमें मताधिकार, शिक्षा, रोजगार का समान अधिकार शामिल था। अब कुछ भारत में कुछ ये घटनाएं थी, कुछ नीतियां थी, उनके कारण क्या क्या परिवर्तन है। पंचवर्षीय योजना थी जो 5वीं 1974 से 78। इसमें महिला कल्याण से महिला विकास की ओर दृष्टिकोण बदलाव हुआ। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सामाजिक न्याय पर ध्यान दिया गया। महिलाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदारी बनाने पर जोर दिया गया। लघु उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किए गए। राष्ट्रीय पोषण नीति 2013 गर्भवती महिलाओं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों के लिए पोषण संबंधित हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है।
कुपोषण विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में है को कम करने का लक्ष्य साधा गया। आंगनबाड़ी सेवाओं, पूरक आहार कार्यक्रम और अन्य पोषण कार्यक्रमों को मजबूत बनाता है। महिलाओं को पोषण संबंधित शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने पर जोर दिया गया। इस नीति के तहत, इस नीति में ये चीजों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। एंड लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक समान पहुंच से सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। स्कूलों में लिंग संवेदनशील वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कौशल विकास और आजीविका निर्माण पर जोर देता है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मदद करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लिंग अनुपात के सुधार के लिए लिंग चयनात्मक प्रकार प्रसव को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें प्रजनन व स्वास्थ्य विकल्पों तक पहुंच प्रदान करने पर जोर देता है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है। लड़कियों को शिक्षा और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर देता है। इन नीतियों का महिला समानता पर प्रभाव पड़ा। इन नीतियों ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं की शिक्षा दर, स्वास्थ्य संकेतक और राजनीतिक भागीदारी की वृद्धि हुई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव में कमी आई। महिलाओं सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो रही हैं। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं। ये सिर्फ महिला समानता थी, इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पॉइंट्स में लिख दिया आपको कि आप कौन कौन से पॉइंट आप यूज करना चाहते हैं। अब इन ऐसा थोड़ा आपको सारे के सारे पॉइंट याद रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ये सारे पॉइंट पढ़ोगे, इनमें से 2-3 पॉइंट कोई से भी आपको दिमाग में आंसर आएंगे, यानी आंसर लिखते समय दिमाग में आएंगे, तो आप उनको बना के फिर लिख सकते हैं उसी के बारे में। इसलिए मैंने थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखे हैं पॉइंट्स। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन वेतन अंतर, लिंग आधारित हिंसा और लैंगिक रूढ़िवादियां जैसी समस्याएं बनी हैं। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी में समान अवसरों तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। महिला समानता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी काम करना बाकी है। आज भी महिलाएं दुनिया भर में भेदभाव और हिंसा का सामना करती हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए लोगों को मिलकर काम करना, एक सामूहिक प्रयास की जरूरी है। विकास में नारीवादी उपागम, विकास के विषय पर नारीवादी उपागम क्या है? नारीवादी उपागम विकास के पारंपरिक मॉडलों को चुनौती देता है, जिसमें सिर्फ औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था, महिलाओं के विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, जो अक्सर लैंगिक समानता और महिलाओं के हाशिए पर होने को अनदेखी करता है। यह विकास को एक ऐसा प्रक्रिया मानता है जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए। विकास उसी को कहते हैं नारीवादी उपागम का प्रमुख सिद्धांत समानता, न्याय, सशक्तिकरण, समानता और विविधता। ये कुछ पॉइंट्स हैं। नारीवादी उपागम के लाभ: सभी के लिए अधिक समावेशी और न्याय संगत विकास होना चाहिए। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए और अधिक टिकाऊ विकास होना चाहिए और अधिक शांतिपूर्ण और संपन्न समाज। नारीवादी उपागम के उदाहरण: लैंगिक संवेदनशील बजट, लैंगिक समान शिक्षा, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना। और लास्ट में निष्कर्ष, और एक क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमारे दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया था, विकास और लिंग न्याय का आलोचनात्मक परीक्षण करें। विकास की अवधारणा: विकास एक समग्र प्रक्रिया है जो व्यक्ति विकास तो हमने जो पढ़ी थी वही परिभाषा है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की जीवन शैली और सत्र को सुधारने का प्रयास करती है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को सम्मिलित होना होता है ताकि व्यक्ति और समाज की प्रगति कर सके। विकास का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के बीच समान और सामाजिक न्यायपूर्ण पहुंच को सुनिश्चित करना होता है। लिंग न्याय की अवधारणा: लिंग न्याय उस सामाजिक और नैतिक मूल्यांकन का हिस्सा है जो लिंग के आधार पर समाज में समानता और विभेद को उत्कृष्ट करता है। यह विशेषकर महिलाओं और लैंगिक माइनॉरिटीज के अधिकारों, सुरक्षा और समानता की गारंटी को लेकर मामलों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास और लिंग न्याय के बीच संबंध और लिंग आधारित असमानताएं: महिलाओं के लिए विकास योजनाएं होनी चाहिए। लैंगिक समानता के लिए कानूनी सुधार किए जाने चाहिए। ये बिल्कुल छोटे छोटे लिखा है, इनको आपको थोड़ा बड़ा करना होगा। ये कुछ 450 वर्ड्स के है ये आंसर, ये वाला लास्ट आंसर। चुनौतियां और संभावनाएं, लास्ट में आपका निष्कर्ष। ये चैप्टर इतना ही, आपको चैप्टर 20 आपको इस नोट्स के अच्छे लगे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम फॉलो कर लेना आप। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।